गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सब स्वस्थ होंगे। और आपको याद है हम पिछली कक्षा में क्या कर रहे थे? हम कृतिका का पाठ कर रहे थे, साना साना हाथ जोड़ी। बेटा, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें 3 हैं, कृतिका, क्षितिज और ग्रामर। तो कभी बेटा हम क्षितिज करते हैं, कभी कृतिका करते हैं, कभी ग्रामर करते हैं। तो आज हम क्षितिज का पाठ करेंगे। कविता कवि नागार्जुन की कविता है दंत्रित मुस्कान। इस पाठ में 2 कविताएं हैं, एक दंत्रित मुस्कान, एक फसल। तो आज हम दंत्रित मुस्कान करेंगे और अगली कक्षा में हम फसल कविता करेंगे। बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया गया कि जो छोटा बच्चा जब हंसता है, चित्र भी देखो बेटा, बच्चे के दांत कितने सुंदर लगते हैं। इस कविता में बहुत स्वाभाविक चित्रण किया गया बच्चे की मुस्कान का। दूसरा चित्र देखो, जब छोटा बच्चा हंसता है और उसके जो छोटे छोटे दांत हैं वे कितने सुंदर लगते हैं। ये सुंदरता दांतों की, जो मुस्कुराहट है बच्चे की, ये पत्थर हृदय को भी पिघला देती है और कवि को ऐसा लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए। तो आइए अब कविता पढ़ेंगे। कविता का पहला पद्यांश आप भी अपनी पुस्तक निकाल लो। पहला पद्यांश, पेंसिल हाथ में रखो बच्चों। इसका ये कविता बहुत बड़ी कविता नहीं है, छोटी कविता है। प्रथम पद्यांश, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। तुम्हारी मतलब बच्चे की। कवि ने किसको संबोधित किया? बच्चे को। दंत्रित, नए नए दांत जब बच्चे के आते हैं उसका। मुस्कान, मुस्कुराहट। कवि को बहुत अपार सुख का अनुभव होता है। कवि ने बताया, शिशु की दंत्रित मुस्कान भरे दांत मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। अर्थात मरा हुआ व्यक्ति नहीं, यहाँ मरना मतलब जिसके अंदर जान प्राण न हो, अर्थात जिसकी खुशी मर गई हो। यहाँ मरा हुआ व्यक्ति तो हंस नहीं पड़ेगा, जान नहीं आएगी। यहाँ उस व्यक्ति से मतलब है जो बहुत निराश व्यक्ति है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर, धूल में सने हुए, गात शरीर। कवि ने क्या बताया कि धूल से सना हुआ तुम्हारे शरीर को देखकर कवि को ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। जलजात कमल, अर्थ लिखो, जलजात कमल का फूल। कमल के फूल कहाँ खिलते हैं बेटा? तालाब में। तालाब में कमल का फूल खिलता है और फिर भी न्यारा और प्यारा लगता है। तो कवि को ऐसा अनुभव हुआ कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस, स्पर्श पाना, छूना। कवि कह रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पाषाण पत्थर, कठिन पत्थर हृदय भी पिघल कर जल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिक के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कह रहा है कि तुम्हें छूने से ऐसे लगा बांस और बबूल के फूल, अब शेफालिक के फूल झड़ने लगे हैं। चित्र देखेंगे, झोपड़ी का चित्र और बच्चे की दंत्रित मुस्कान। अब मैंने इसका भावार्थ भी लिखा है बेटा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मनमोहक वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई निराश उदास व्यक्ति को भी
गम भूलकर मुस्कुराने लगती हैं। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। चित्र देखेंगे बेटा, कमल का फूल आप सबने देखा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले वह भी पिघल कर जल बन जाएगा और बहने लगेगा। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, चाहे वो बांस का हो, बबूल का हो, शेफालिक के फूल झड़ने लगेंगे। मैंने दो पिक्चर्स देखी हैं आपने, एक में कमल का फूल लगाया है, एक में शेफालिक के फूल। शेफालिक के फूल बेटा बहुत जल्दी अपनी टहनियां छोड़कर झड़ने लगते हैं, अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान भी, पत्थर दिल लोग भी उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके साथ खेलने लग जाएगा। समझ आया बच्चों? क्या बताया कि बच्चे की मुस्कान पत्थर दिल को भी जल बना देती है। दूसरे पैरे पे आ जाओ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब क्या है बेटा? लगातार। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न देख सकता, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। अब कवि बाहर रहता है, बहुत समय के बाद घर आया तो अपने बच्चे, जब बच्चा उसे लगातार देख रहा है, उसे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि वह बहुत समय के बाद आया है। अब इसमें देखो, अर्थ देखो बेटा, अगला पे। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। पहली लाइन समझ आ गई? दूसरी लाइन, थक गए हो। कवि फिर क्या कह रहा है कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो, कहीं तुम थक तो नहीं गए। आंख लूं मैं फेर, कवि कह रहा है कि मैं अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है इस बात का क्या हुआ तुम मुझसे पहली बार परिचित नहीं हुए। यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, कवि कह रहा है यदि तुम्हारी माँ हम दोनों का माध्यम नहीं बनी होती, मैं न देख सकता न पाता जान। कवि कह रहा है मैं तुम्हें ना तो देख सकता, न पहचान पाता, न जान पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, दंत्रित दांतों की मुस्कान, धन्य तुम, तुम्हारी माँ धन्य। कवि कह रहा है कि तुम भी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कह रहा है कि मैं तो चीर प्रवासी हूँ, बहुत समय के बाद आया हूँ। धन्य माँ तुम, धन्य तुम्हारी माँ। कवि कह रहा है कि तुम भी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी, चीर प्रवासी का मतलब है कि बाहर रहने वाला व्यक्ति जो बहुत समय के बाद घर आया है। क्या मतलब है इसका? कि जो व्यक्ति बहुत दूर रहता है और बहुत समय के बाद घर आया है। इस अतिथि मेहमान से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि इस अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। कवि कह रहा है कि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें पंचामृत करवाती रही अर्थात दूध पिलाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार,
तुम मुझे कनखियों से इशारों इशारों में देख रहे हो। होती जबकि आंखें चार, जब भी तुमसे आंखें मिलती हैं तो तुम्हारी दांतों की मुस्कान बहुत सुंदर लगती है। सरलार्थ भी देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने पुत्र के बारे में बताता है जिसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों के बाद घर आया है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पाता। आगे कवि लिखते हैं, बालक को तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है और उसकी माँ भी धन्य है जिसने जन्म दिया है। चित्र देखो, माँ और बेटे का चित्र लगाया है। कवि आगे कहता है, तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं घर से दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता, अब तुम्हें मैं पराया लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है और दूध पिलाती है। इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब तुम्हारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन का मोह लेता है। आया बेटा कविता समझ? कविता बिल्कुल सिंपल भाषा में है। इसमें कवि ने मुस्कुराहट के बारे में बताया और बाद में अंत में कवि को लगता है कि मेरा मन भी तुमने मोह लिया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका सरलार्थ एक बार जरूर खुद भी करेंगे और इसको समझेंगे। कविता में इतना कुछ नहीं है, इसके प्रश्न उत्तर भी थोड़े से ही हैं। तो अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो बेटा आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे कविताओं के और प्रश्न उत्तर भी आएंगे, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए कविताएं ध्यान से सुना करो और अपनी नोटबुक में सरलार्थ लिख लेना। 3 पैराग्राफ बनाएंगे, प्रतीक लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। प्रतीक में पूरी कविता नहीं लिखते, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिखेंगे। इसके बाद भावार्थ लिखेंगे। तो अगली कक्षा में हम आपको प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। प्रश्न अभ्यास में आपके यह दंत्रित मुस्कान के तो 7 ही प्रश्न है। बच्चे को दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 1, प्रभाव पड़ता है, कितना प्रसन्न होता है, कवि को लगता है उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया। प्रश्न 2, बड़े की मुस्कान बच्चे की मुस्कान में क्या अंतर है? ये भी हम बता सकते हैं। बच्चे की मुस्कान में स्वार्थ का भाव नहीं होता और बड़े की मुस्कान में स्वार्थ का भाव। बच्चे की मुस्कान नेचुरल होती है, स्वाभाविक, और बड़े की मुस्कान बनावटी। ऐसे हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन भावों में व्यक्त किया? पूरे पाठ में कई पॉइंट आए हैं। पाषाण हृदय वाली बात आएगी, कमल का फूल, शेफालिक के फूल, इसके बाद मृतक में जान, ये सब पॉइंट आ जाएंगे बेटा। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट करो, या हमने कर लिया। प्रश्न 5, मुस्कान और क्रोध भिन्न भाव है, इसकी उपस्थिति से वातावरण, मुस्कान से क्या होता है, मधुरता आती है, और क्रोध से वातावरण खराब हो जाता है। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न 6, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं कि बच्चा 1 या 2 वर्ष का होगा। 1 और 2 वर्ष के बीच में ही बच्चे के दांत निकलते हैं। प्रश्न 7,
बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उसे अपने शब्दों में लिखो। इस प्रश्न में कविता का सार रूप आ जाएगा जो हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार खुद भी कविता को पढ़ेंगे, सरलार्थ पर ध्यान देंगे और आप सबका धन्यवाद।